चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। नीलम जल्दी करो, देर हो रही है। जब मेरे पति की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं नींद से जाग गई। मैं बहुत गुस्से में थी। यह सब क्या है? सुबह सुबह उठो और बिना खाए पिए पैसे कमाने निकल जाओ। मैंने अपने पति की आवाज़ को अनसुना कर दिया और बिस्तर पर ही लेटी रही। कुछ देर बाद मेरे पति मेरे पास आए और मेरे ऊपर से रजाई खींचकर बोले, क्या तुम घोड़े बेचकर सो रही हो पागलों की तरह? मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ। मेरा गुस्सा हाई होने से पहले जल्दी से नीचे उतर आओ। मुझे बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है। यह कोई आज की बात नहीं है। सचिन मुझे ऐसे ही धमकी देते थे। आज मैं बिस्तर पर बिना किसी डर के लेट गई, क्योंकि सचिन मुझे हमेशा धमकाता था, कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाता था। मैं हमेशा की तरह उसकी धमकियों से डर जाती थी, लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था उठने को। जो होगा देखा जाएगा, यह सोचकर 5 मिनट रजाई में लेटी रही। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। तुम अब तक पड़ी पड़ी सो रही हो। लेकिन शायद मेरी किस्मत खराब थी। सचिन ने मेरे बाल खींचकर मुझे खड़ा कर दिया और बोला, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें पहले ही दिन समझा दिया कि मुझे गुस्सा मत दिलाना, मगर तुम ना जाने क्या असर होता है। चलो अब ऐसे ही चलो। इतना बोलकर सचिन ने मुझे घर से बाहर धक्का दिया, और जबकि अभी मैं पूरी तरह नींद से जगी भी नहीं थी। मेरे बिखरे हुए बाल थे, मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी, और मैं हक्का बक्का चेहरा लिए सचिन के पीछे चली गई। मैंने कई बार कहा, मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जिस पर सचिन ने गुस्से में कहा, यह नौबत तो तुम खुद लेकर आई हो। जब मैंने तुमसे एक बार कह दिया था कि तुमने मेरी बात को समझ में नहीं आती है। सचिन ने मेरी बात नहीं मानी। वह हार मानकर मैं चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से का घूंट पीकर रह गई। लेकिन सचिन सिर्फ गुस्सा ही कर सकती थी, और वह अंदर ही अंदर सचिन की बात मानने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद हम एक टूटी फूटी दुकान के सामने पहुंच गए। उस दुकान के पास बहुत कम लोग आते जाते थे। दुकान के मालिक ने जैसे ही हमें देखकर इशारे से हमें अंदर जाने के लिए कहा, और मैं और सचिन दुकान के अंदर बने बेसमेंट में चले गए, जहां पर सचिन ने अलमारी खोली। अब सचिन चुपचाप अपना काम कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं कह रहे थे। अलमारी से सचिन ने कुछ कपड़े मेरी तरफ और कुछ कपड़े अपने निकाल कर खुद पहनने लगे। फटे पुराने कपड़े थे। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए सचिन के हाथ से कपड़े लेकर मैंने एक तरफ रख दिए, जिस पर सचिन ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा रखा और कहा, अगर तुम कोई और ड्रामा किया तो सचिन को इतना ही गुस्सा मुझे डराने के लिए काफ़ी था। कुछ देर बाद ही मेरा सचिन का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। आज मेरा बार बार रोने का दिल कर रहा था। आंखों में आंसू आते ही सचिन से छुपकर आंसू पोंछ लेती थी तो सचिन और गुस्सा करता। शायद शादी के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ था कि सचिन ने मुझ पर हाथ उठाया था। नहीं तो इससे पहले सचिन सिर्फ और सिर्फ धमकियां देता था, और मैं सचिन की बात भी मान लेती थी। लेकिन सचिन धमकियों का असली रंग दिखा देंगे, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे नीचे बेसमेंट में ही छोड़कर सचिन ऊपर चले गए और दुकान के मालिक से कुछ पूछने लगे। मुझे पता था कि सचिन क्या पूछ रहे हैं, इसीलिए बेकार की उत्सुकता करने की जरूरत नहीं थी। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बातचीत के बाद सचिन को दुकान के मालिक ने सचिन की तरफ एक पेपर सिग्नेचर के लिए बढ़ाया और कुछ इशारा किया। मैं इस इशारे को भी पहचानती थी। इशारा पाते ही मैं चुप उठकर सचिन के पीछे चल दी। अब हम सड़क पर आ चुके थे। थोड़ी देर बाद हम एक मॉल के सामने आ गए। सचिन ने मुझे बाहर पार्किंग में खड़ा किया और खुद मॉल के अंदर चला गया। बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। पता नहीं इतने लोगों के बीच में सचिन मुझ पर हाथ उठाते थे, इसीलिए मैं चुपचाप उस सड़ी गर्मी में वाहन पार्किंग में खड़ी रही। थोड़ी देर बाद एक अमीर आदमी की गाड़ी वहां पर आई। मैं जल्दी से उसके पास बढ़ गई और अपने हाथ आगे बढ़ाकर उससे कुछ पैसे मांगने लगी। उस अमीर आदमी ने मेरी तरफ बहुत ही गुस्से से देखा और गुस्से की हालत में मेरी तरफ कुछ पैसे उछाल दिए। उस आदमी के लिए वह पैसे बहुत थोड़े थे, लेकिन मेरे लिए वह पैसे बहुत थे। अगर मैं अपनी मर्जी से मांगती तो इतने पैसों में ही अपना गुजारा कर लेती और इस गर्मी से बच जाती, लेकिन सचिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देते थे। मैं चुपचाप उस गर्मी में खड़ी
अपना काम कर रही थी। धीरे धीरे पार्किंग में गाड़ियों की लाइन लगने लगी। मैं हर आने जाने वाले के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगती और हर कोई आने वाला मेरे हाथ पर कुछ न कुछ पैसे रख कर जाता था। खड़े खड़े मेरी कमर दर्द करने लगी थी, मेरे पैर दुखने लगे थे। थोड़ी देर बाद एक पेड़ की छाँव में मैं बैठ गई। इतनी देर में 5 गाड़ियाँ मेरे सामने से निकल गईं, लेकिन मैंने उनसे भीख मांगने के लिए नहीं उठी। तभी सचिन मॉल से बाहर आ गया। जब उसने मुझे देखा तो उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में मेरे पास आया और बोला, यह क्या कर रही हो? तुम आराम से बैठी हुई हो, यहाँ देखो तुम्हारे सामने कितनी गाड़ियाँ निकल गई हैं। ऐसे तो क्या धंधा? अगर तुम्हें काम नहीं करना हो तो बता दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, फिर अपनी मर्जी की करना। सचिन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मेरी कमर अभी दर्द कर रही है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई कि सचिन ने मेरी कमर में एक लात मारी और उस समय बैठी थी और सचिन खड़ा था। सचिन की यह हरकत आसपास के लोग नहीं देख पाए थे। सचिन की लात भी इतनी तेज थी कि मैं दर्द से तिलमिला उठी। मैं दर्द से संभल नहीं पाई थी कि सचिन ने मुझे बाल पकड़कर उठाया और कहा, चुपचाप अपने काम में लग जाओ, जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ से हिलना भी मत। यह कहकर सचिन को दोबारा मॉल में चला गया। वह पूरे दिन भूखी प्यासी थी। इतनी तेज गर्मी और सोने पर सुहागा था कि सचिन की लात लग गई। मुझे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मजबूरी में खड़ी हो गई। दोबारा भीख मांगने लगी और सचिन ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया था। भूखे रहने की वजह से मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मैं सचिन को मौका देना नहीं चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं काम पर लग गई। जब सचिन अपने काम से फ्री होकर आए तो हम टैक्सी पकड़कर वापस उसी दुकान में चले गए और कपड़े उतार कर रखने के बाद सचिन ने कागज पर साइन किया और फिर हम इशारा करके अपने घर वापस चले आए। काश घर वापस ना आए होते, क्योंकि सचिन ने यह घर आते ही पूरे दिन का गुस्सा निकाल लिया था। दर्द से मेरा पूरा शरीर चित्कार उठा था। पहले मैं उन लड़कियों पर हंसा करती थी जो अपने पति की मार खाकर भी अपने पति के साथ रहती थी। मैं सोचती थी, कैसी बेवकूफ़ औरत है, इतनी मार खाने के बावजूद भी अपने पति को नहीं छोड़ती हैं। मैं उन औरतों को लंबा लंबा लेक्चर दिया करती थी, लेकिन आज जब वही सब कुछ मेरे साथ हुआ तो मेरी जुबान भी जल गई। सचिन मुझे पीट पीट कर मुझको घर के अंदर बंद करके जा चुके थे। मेरा पूरा शरीर दुख रहा था। मैं तो यहाँ पर किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। मैंने देश में अपने शहर से इतनी दूर थी कि मैं किसी के लिए बुला भी नहीं सकती थी और ना ही यहाँ से भागकर कहीं जा सकती थी। यहाँ तो रास्तों को भी नहीं पहचानती थी और भागकर जाती तो जाती कहाँ। यहाँ के लोगों की भाषा भी दूसरी थी। सब लोग इंग्लिश में बात करते थे और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। रोटी पता नहीं कब दीवार को ठीक लगाकर मैं सो गई। सुबह मेरी आंख सचिन की आवाज़ से खुली थी। आज सचिन मुझे बहुत प्यार से उठा रहे थे। कल वाली गुस्से की झलक सचिन के चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही थी। सचिन आज बिल्कुल बदला हुआ था। सचिन ने मेरे बालों में उंगलियां करते हुए मुझे उठाया और कहने लगा, नीलम उठ जाओ, कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। अब तो सचिन का इतना ज़्यादा प्यार मुझे डराने लगा था। आज मैं गुस्सा दिखाने की गलती नहीं की। सचिन का गुस्से का अंजाम कल भुगत चुकी थी। मैं बहुत चुपचाप उठकर सचिन के पीछे चल दी। मुझसे खुद ही अपने हाथों से नष्ट करने लगा। मेरी आंखें फाड़े सचिन मेरी देख रही थी। कल से पहले कभी सचिन ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था। अब तो पहले भी इतना प्यार नहीं जताया था। जैसे ही नाश्ते का पहला निवाला मेरे मुंह में डाला तो सबसे पहला ख्याल आया, शायद कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि इतना शानदार नाश्ता इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया था। हमारे घर में कभी खाना नहीं बनता था। सचिन बहुत ही सस्ते होटल से खाना लेकर आते थे जो
बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता था, बस गुजारे लायक होता था। मैं कल भूखी की भूखी थी, खाने पर टूट पड़ी, जी भर के खाना खाया। खाना खाने के बाद सचिन ने मेरी तरफ एक दूध का गिलास बना दिया, साथ में 2 गोलियां भी दी। खा लो, तुम्हारा दर्द में आराम हो जाएगा। मैं चुपचाप सचिन की सारी बातें मानती चली गई, दूध का गिलास पकड़ा और चुपचाप गोलियां खा ली। बाद में सचिन ने मुझे अपने कल वाले रवैये के लिए माफ़ी भी मांगी। मैंने फिर सचिन को माफ़ कर दिया। सचिन को माफ़ करने के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। ना तो मैं यहाँ से भाग कर जा सकती थी और ना ही सचिन से लड़ सकती थी। लड़ने का मतलब था कुएं में गिर जाना। सचिन बहुत ही प्यार से बोला, नीलम, दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन इस हालत में काम पर ले जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। मेरा शरीर दर्द कर रहा था, कल की चोटों का दर्द अभी भी था। मैं सचिन का रवैया देखा तो मैंने कहा, चलो रहने दो, आज नहीं चलते हैं। बस सचिन बोला, नीलम, पर काम पर तो चलना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने कुछ इंतजाम कर रखा है। मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आया और सामने व्हील चेयर पड़ी हुई थी और कहने लगा, देखो, तुम्हारे लिए बैठने के लिए मैं व्हील चेयर लाया हूँ, तो मैं बैठकर काम करना पड़ेगा, अब तुम्हें पैदल चलना नहीं पड़ेगा। व्हील चेयर देखते ही मैं गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। यानी अब सचिन इतना गिर गया कि मेरे जख्मों से भी पैसा कमाना चाहता था। आज फिर मैंने अपनी मनमानी की और सचिन की बात नहीं मानी। मैं व्हील चेयर पर नहीं बैठी, मेरे मन सचिन कर रहा था, फिर बदलने लगा था। अगर थोड़ी देर नीलम सुनाई नहीं देता, व्हील चेयर पर जाकर बैठो। फिर मेरी मजबूरी सामने थी और मैं व्हील चेयर पर आकर बैठ गई। नहीं बैठती तो सचिन मुझे जानवरों की तरह पीटता। मैं चुपचाप जाकर वहां बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैं और सचिन फिर से उसी दुकान के पास पहुंचे और कपड़े बदलने के लिए नहीं कहा, तुम ऐसे, और बोला, तुम ऐसे ही ठीक हो। थोड़ी देर बाद हम पार्किंग के मॉल में आ गए, लेकिन इस बार सचिन अंदर नहीं गया। मेरी व्हील चेयर पकड़कर वहीं पार्क के पास खड़ा हो गया। मेरी हैरत की हद ना रही। इस बार हमें लोगों से भीख मांगना नहीं, बल्कि वो लोग हमारे लिए खुद ही पैसे देकर जाते थे और इतने पैसे डालकर जाते थे। आज एक दिन में ही हमारे पास इतने सारे पैसे हो गए, शायद 1 महीने में भी हम जमा नहीं कर पाते। सचिन तो खुशी से पागल हो गया था। मैं बार बार मुझसे पूछता, नीलम, भूख तो नहीं लगी है, कुछ खाओगी नहीं? तो मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन मैं गुस्से के मारे, मेरा बुरा हाल था, इसीलिए मैंने कुछ भी खाने के लिए मना कर दिया। अपनी किस्मत को अंदर ही अंदर कोस खून के आंसू रो रही थी और मेरे सारे सपने बिखर जाएंगे, कभी सोचा भी नहीं था। सचिन, मेरी शादी हुई तो कितने सारे सपने सजाकर मैं यहाँ आई थी। बहुत ही अच्छे खाते पीते घर की थी मैं, बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजर कर रही थी। मैंने अपने पूरे घर की लाड ली थी, लेकिन मैं रहती ना जाने सबसे ज्यादा लाड प्यार से पाला जाता है, उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा भयानक मजाक बनकर रह जाती है। मेरी जिंदगी भी एक गंदा भयानक मजाक किया था। बचपन में मेरा सपना था पुलिस में जाने का था, लेकिन हम एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, जहां पर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना लिखना बहुत बड़ी बात होती थी। पुलिस में जाने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था, इसीलिए मैंने अपने पुलिस बनने की ख्वाहिश को अपने अंदर ही दबा लिया था। हम 4 बहन भाई थे, मैं सबसे छोटी, और हम 2 बहनों में 2 भाई थे। मेरी 3 बहनें, भैया की शादी हो चुकी थी। मेरे पापा यह कंपनी के मैनेजर थे और पैसे की कोई खास दिक्कत नहीं थी, आराम से गुजारा हो रहा था। मेरी 3 बहन भाइयों को अच्छी शिक्षा थी, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही लाडली थी, इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी। मेरे माँ बाप ने मुझ पर पढ़ाई के लिए जोर भी नहीं डाला था और इस तरह से 10वीं की पढ़ाई की थी, और फिर जब पढ़ाई छोड़ दी तो ज़्यादा लाड प्यार की वजह से मैं बहुत ज़्यादा आलसी भी हो गई थी। अब मेरी माँ मुझे किसी काम के लिए कहती तो मेरा जवाब ना में होता था। मेरी माँ ने कहा, कोई तो हुनर सीख लो, पढ़ी लिखी नहीं हो ना, हाथ में होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मैं पूरी ही
रही थी। मेरी माँ मुझे कोई काम सिखाती तो मैं 12-15 मिनट के बाद पास से हट जाती। खाना बनाना नहीं आता था, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा दाल ही बना लेती थी। मैंने अपने माँ बाप के लाड प्यार का उन्हें यही फल दिया था। उन्हें खूब सताया था और भी 19वीं साल में मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र होने लगी थी। अब यहाँ पर एक नई परेशानी नजर आने लगी थी, क्योंकि मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था सबको पढ़ी लिखी और कमाऊ लड़की चाहिए थी। यहाँ तीनों गुण में लड़की में ना हो तो कम से कम एक गुण तो होना चाहिए। लड़की किस्मत की बात से मेरे अंदर एक भी गुण नहीं था। पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही कमाऊ थी और ना ही मेरे हाथ में कोई हुनर था। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था। एक जगह बात बनने भी लगी थी, लेकिन जब लड़के वाले ने छानबीन करी तो मोहल्ले वालों ने साफ साफ लड़के वालों के कान भर दिए। लड़की ना तो पढ़ी लिखी है और ना ही घर के कामों में माहिर है। घर के काम काज तो मैं बहुत फूहड़ है। काम पढ़ी लिखी लड़की फिर भी चल जाती, लेकिन फूहड़ लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाता है, घर में बहू बनाता है। अब तो मेरे माँ बाप मुझ पर ताने कसने लगे थे। मेरी माँ जबरदस्ती किचन में ले जाती तो मैं थोड़ी देर बाद वहाँ से कोई ना कोई बहाना बनाकर चली आती। घर में एक छोटी तक का जोर लगा लिया मेरी माँ को काम सिखाने में, लेकिन मैं कोई भी काम नहीं सीख पाई। मेरा रिश्ता भी कहीं बस नहीं हुआ था। शायद रिश्ते में मेरे ग्रहण लगा होगा और हो सकता है इसीलिए मेरा रिश्ता नहीं हुआ हो। 2-3-4 दिन बाद कहीं जाकर एक दिन मेरा रिश्ता आया। उस रिश्ते को घर बुलाने के लिए पहले मेरी माँ ने ना जाने कितनी मन्नत मांगी थी, मुरादें मांगी थी। अब मेरे ऊपर ना जाने क्या क्या पढ़कर फूंक रही थी। अब मुझ पर चिंता हो रही थी कि बस किसी तरह मेरी शादी हो जाए, वरना हमारी पड़ोसन जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी तरह सारी उम्र लोग मुझ पर भी ताने देंगे। और अपने दिल में दुआ मांगना शुरू कर दी, यहाँ से रिश्ता हो जाए। तो रिश्ता आया। बड़ी बहन दुबई में बड़ी बहन और भाई था, नौकरी करता था और यहाँ इंडिया में शादी करने के लिए आया था। शादी के बाद अपनी पत्नी को फौरन दुबई ले जाना चाहता था। मेरे बाप को रिश्ता बहुत पसंद आया, मगर उन्होंने लड़के को साफ साफ बता दिया कि हमारी लड़की ना तो पढ़ी लिखी है और ना ही उसे कोई हुनर आता है। यहाँ तक कि हमारी लड़की को खाना पकाना भी नहीं आता, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि रिश्ते वाले हाँ कर जाएं, लेकिन बाद में लड़की की असलियत जानने के बाद रिश्ते को मना कर दें। क्योंकि जब रिश्ता होने के बावजूद टूटता है तो ज़्यादा दुख होता है। जिस पर लड़के की बहन ने कहा, हम सिर्फ लड़की दिखा दो, अगर हमें लड़की पसंद आ गई तो इन सब बातों का कोई मायने नहीं है और बाकी जो काम लड़की को नहीं आता वह हम उसे धीरे धीरे सिखा देंगे। वैसे भी हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ दुबई में बहुत सारे नौकर हैं और वही सारा काम करते हैं। और फिर जैसे ही मेरी माँ मुझे रिश्ते वालों के सामने लेकर गई तो उन लोगों ने मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। मेरी ननद ने इस वक्त मेरे अपने हाथों से भारी भरकम सोने के कंगन उतारकर मेरी कलाई में पहना दिए और बोली, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, बस अब जल्दी से लड़की हमारे हवाले कर दो। मेरी माँ तो बहुत खुश हो रही थी, वहीं फूली नहीं समा रही थी। मेरी माँ ने जब दहेज की बात की तो मेरी ननद ने मना कर दिया और कहने लगी, अरे सारा सामान हम दुबई लेकर कहाँ जाना है, बस अपनी लड़की को पहनने के लिए कुछ कपड़े वगैरह दे देना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। शादी बहुत ही सादगी से करनी है, इसीलिए तैयारी में टाइम लगेगा ही नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि अगले हफ्ते ही दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि बाद में फिर हमने नेहा को पेपर भी बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा भाई सचिन नेहा को अपने साथ दुबई ले जाएगा। मेरे मम्मी पापा को तो यकीन नहीं हो रहा था कि अब हमारी अनपढ़ फूहड़ बेटी इतनी अच्छी जगह पर जाएगी और वह भी बिना किसी दहेज के। और वे लोग चले गए तो एक बार मेरी मर्जी जाननी चाहिए। मैंने सर झुकाकर अपनी स्वीकृति दे दी और सबसे पहले पूजा कर भगवान को धन्यवाद कहा कि चलो अब मेरा नैया पार हो जाएगी, अब लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। अगले हफ्ते शादी थी। पूरा मोहल्ला दांतों तले उंगलियां दबा रहा था कि इतनी अच्छी जगह से रिश्ता कैसे हो गया।
और मेरी माँ तीखी सब में प्रधान बनी घूम रही थी और कहती कि एक बहुत ही बड़े पहुँचे हुए बाबा थे जिनसे मैंने मंत्र करवाया था और मेरी बेटी नीलम का इतनी जल्दी रिश्ता हो गया। सब लोग मेरी माँ से उस बाबा का नाम पूछते तो मेरी माँ सीधे मना कर देती और खुद ही ढूंढा है मैं, तुम भी ढूंढ लो। मन की बातों को सुनकर मुझे हंसी आ जाती थी और फिर एक हफ्ते बाद मेरी शादी भी हो गई। मैं अपनी ससुराल आ गई। शादी के एक हफ्ते तक हम इंडिया में रुके थे। तब सचिन ने बहुत ही जल्दी मेरे पेपर तैयार करवाए थे। इसी एक हफ्ते में ही सचिन ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे खुद की किस्मत पर गर्व होने लगा था। शादी के एक हफ्ते बाद हम दुबई आ गए। दुबई में सचिन का घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन बहुत प्यारा था। सुख सुविधाओं का हर सामान घर में मौजूद था। घर में पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। घर में कभी भी ऐसा सामान नहीं देखा था। मैंने सचिन को बहुत प्यार करते थे लेकिन सचिन की एक बात मुझे बहुत गलत लगी थी। वह यह थी कि सचिन बहुत गुस्सा करते थे और कोई भी बात कहते तो गुस्से से ही कहते थे। मुझे धमकाते थे मेरी बात को एक ही बार में मान जाना, नहीं तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और अगर एक बार मेरा हाथ उठ गया तो फिर बार बार उठता रहेगा, इसलिए यह नौबत मत आने देना। सचिन की धमकियों से मैं डर जाती थी और सचिन की सारी बातें खुशी खुशी मान लेती थी। दुबई जाकर सचिन की पहली बात तो यह झूठी निकली थी कि सचिन ने कहा था दुबई में मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं लेकिन यहाँ तो कोई नौकर नहीं था और मुझे खाना भी बनाना नहीं आता था, इसीलिए सचिन होटल से खाना लेकर आते थे। एक महीना तो बहुत ही आराम से गुजर गया था लेकिन एक दिन सचिन जब घर आए तो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने उनकी परेशानी की वजह पूछी तो वह कहने लगे कि मेरी नौकरी चली गई है, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है। अगर हम 10 दिन के अंदर यह कर्जा नहीं चुका पाए तो हम दुबई से वापस इंडिया जाना पड़ेगा क्योंकि वे लोग मुझे फिर नहीं छोड़ेंगे। सचिन की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। दुबई छोड़कर इंडिया जाना मेरा कोई इरादा नहीं था क्योंकि जो ऐशो आराम मुझे दुबई में मिल रहे थे इंडिया में बिल्कुल नहीं थे। मैंने सचिन से कहा, सचिन तुम चिंता मत करो, कुछ अपने लिए काम ढूंढ लो, मेरे लिए भी कोई काम ढूंढ लो, मैं कैसा भी काम करने के लिए तैयार हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो घर आएंगे। आप मेरी बात सुनकर सचिन ने जो बात कही तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हैरानी से सचिन को मैं देखने लगी। सचिन ने कहा था कि हम भीख मांगेंगे। मैंने कहा, सचिन कैसी बातें कर रहे हो, भीख मांगना बहुत ही गंदा काम है। भगवान ने हमें सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, हम मेहनत करके पैसे कमाएंगे। सचिन कहने लगे कि 10 दिन के अंदर ही मुझे अपना सारा कर्जा उतारना है। मेरा एक दोस्त है, वह भी भीख मांगता है और एक दिन में भी लाखों कमा लेता है। अगर हम भीख मांगेंगे तो 10 दिन में हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा, फिर हम यह काम छोड़ देंगे और हो सकता है थोड़े ज़्यादा पैसे आ जाए तो कुछ बिजनेस शुरू कर देंगे, फिर हमारे प्यारे न्यारे हो जाएंगे। सचिन ने धीरे धीरे मुझे शीशे में उतार लिया था। मजबूरी में मैं सचिन की बातें मान ली। सचिन ने मुझे बताया कि यह भीख मांगने का अलग ही सिस्टम है। यहाँ भीख मांगने के लिए पहले रजिस्टर होना पड़ता है और फिर सचिन ने मुझे एक दुकान पर ले जाते थे। उस दुकान में फटे पुराने कपड़ों के लिए एक लॉकर दिया जाता है और कुछ पेपरों पर साइन करवाए जाते हैं। यह काम पर जाने से पहले साइन कराए जाते हैं और फिर लौटने के बाद भी साइन कराए जाते हैं। मैं और सचिन ने भी भीख मांगने के लिए शुरू कर दिया था और पहले दिन मुझे बहुत अजीब सा लगा लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी में ही सही मेरी आदत पड़ गई थी। धीरे धीरे करके 4-5 दिन तक हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हम आराम से कर्ज उतार देते।
फिर भी सचिन ने कहा कि अब हम लोग यहाँ काम करना बंद कर देना चाहिए। मेरी इस बात को सुनकर सचिन बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे, पागल हो गई हो, बिना मेहनत किए इतना पैसा आ रहा है, तुम उसे छोड़ना चाहती हो। सचिन ने मेरी बात नहीं मानी और वह लगातार भीख मांगते रहे। सचिन भीख मांगकर बहुत पैसे कमा रहे थे, जैसे पैसे की बारिश हो रही हो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि सचिन इतने सारे पैसे कहाँ डालते हैं, क्योंकि घर में उसी सस्ते होटल से खाना आता था और सचिन कोई घर की चीज़ों में इस्तेमाल भी नहीं लाते थे और वह पुरानी चीज़ों पर ही गुजारा करते थे। एक व्हाट्सएप मैंने सचिन को एक बार मैंने पूछा, सचिन ने मुझे डांट कर चुप कर दिया। सचिन का गुस्सा देखकर मैं चुप रह गई। व्हील चेयर पर भीख मांगते मांगते मुझे 8 दिन हो चुके थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। भगवान ने मुझे 4 हाथ पैर से अपाहिज बनाकर फिर भी भीख मांगती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने सचिन से कहा, मैं व्हील चेयर पर बैठकर भीख नहीं मांगूंगी। अगर आपको ज्यादा जिद की तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। कुछ सोचा समझा तो सचिन ने मेरी बात मान ली। अब हम पुराने तरीके से ही भीख मांगने लगे थे। एक दिन सचिन मेरे पास आया और कहने लगे, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाएंगे। पता नहीं सचिन कहाँ ले जाने की बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम घर से बाहर आ चुके थे। वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा था। सचिन ने मुझे गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा किया, लेकिन सचिन बिना गाड़ी में बैठते हुए डर लग रहा था। मैंने सचिन से कहा, आप भी मेरे साथ बैठो, लेकिन सचिन ने मना कर दिया। मुझे समझाया, यह आदमी मेरा दोस्त है, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। सचिन मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ना जाने कहाँ चले गए। इतनी ही देर में उस गाड़ी वाले आदमी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और मुझे चल दिया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। आदमी ने गाड़ी को किसी ऊपर चढ़ा दिया और मुझे बहुत वीरान जंगल पर ले गया। मैं जोर जोर से चीख रही थी। डर के मारे मेरे दिल की धड़कन बंद होने लगी थी। यह सुनकर जगह पर एक अनजान आदमी के साथ अकेली कुछ भी हो सकता था। मैं बहुत परेशान थी। आदमी ने मुझे शांत कराया, कहा, बहन चुप हो जाओ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। यह कहकर आदमी ने मेरे सामने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाई। वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर बिजली गिर गई हो। आदमी सही कह रहा था, उसने सच में मेरी जान बचाई थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि सचिन ने किसी नोटों से भरा हुआ बैग ले रहा है और एक बैग उसे वापस दे रहा है। यानी सचिन गैर कानूनी धंधा करता था, लड़कियों और ड्रग्स की सप्लाई करता था। यानी मुझे भीख मंगवाकर जो पैसे जमा होते थे उससे गैर कानूनी बिजनेस कर रहा था। सचिन खुद ही भिखारी दिखाकर पुलिस की नजरों से बचना चाहता था और उस आदमी ने एक धमाका मेरे सर पर किया कि कहा, आज तुम्हें तुम्हारे पति ने मेरे हाथों बेच दिया है, लेकिन मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम्हारे पति को पकड़ने के लिए मैंने तुम्हें एक रात के लिए खरीदने की बात रखी थी, जिससे तुम्हारा पति फौरन तैयार हो गया और मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ एक रात के लिए खरीदा है ताकि तुमसे सारी जानकारी हासिल कर लूँ। एक तुम ही तो हो जो सचिन को पकड़वाने में पुलिस की मदद कर सकती हो। तुम हमें सचिन के अड्डे का पता बता दो तो सचिन को अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा गैंग है जो सचिन के साथ मिलकर काम करता है। तुम्हारी एक छोटी सी मदद ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाएगी। सचिन ने तुमसे शादी ही इसीलिए की थी ताकि तुमसे भीख मंगवाकर अपने बिजनेस को सबसे आगे बढ़ा सके। इंडिया में सचिन की कोई बहन नहीं है। सचिन की बहन बनकर जो तुम्हारे घर गई थी वह सचिन के गेम की एक लड़की है और तुमसे अगर पुलिस मदद करती है और तुम अपने घर जा सकोगी क्योंकि पुलिस तुम्हारी पूरी मदद करेगी। लेकिन अगर तुमने पुलिस की मदद नहीं की तो मजबूरी में हमें तुम्हें भी अरेस्ट करना पड़ेगा। उस आदमी की बातें सुनकर मेरी आंखें आंसू भर आए। सचिन की बेवफाई के आंसू मेरी आंखों में आ गए थे। मैंने सोच लिया था कि मैं पुलिस वालों की मदद करूंगी। पुलिस में जाना तो मेरा सपना ही था। यह सपना पूरा ना हो सका, लेकिन कम से कम पुलिस वालों की मदद करने के लिए मेरे दिल को सुकून तो मिलेगा। पुलिस को टूटी फूटी दुकान के बारे में बता दिया। वहीं जाकर सचिन साइन करता है और अपना हुलिया चेंज करता है। जरूर उसके बिजनेस का तार उस दुकान से जुड़े हैं। अब पुलिस वालों ने मुझे
सचिन के पास नहीं भेजा और मेरा इंतजाम इंडिया जाने का कर दिया और मुझे वापस इंडिया भेज दिया। उस दुकान पर छापा मारकर सचिन पकड़ा गया और पूरे गैंग का पर्दाफाश हो गया। मैं घर आई तो अपनी माँ से गले लगकर खूब रोई, अपनी गलतियों पर खूब पछताई। अगर मैंने आपकी बात मानी होती, पढ़ाई की होती और घर का कामकाज सीखा होता जिसको मुझे यह सिला, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी। मेरी हालत देखकर मेरी माँ सिर पीट पीट कर रोने लगी। कुछ दिन बाद सचिन की तरफ से मुझे तलाक के पेपर आ गए। सचिन ने पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। मेरे पापा ने मुझे दिलासा दी कि समझाया, पुरानी बातों को लेकर मत बैठो, अभी तुम्हारी उम्र 20 साल की है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। आज पापा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने का इरादा किया, क्योंकि जिंदगी में अनपढ़ बनकर नहीं गुजर सकती थी। मेरे पापा का घर बेचकर शहर में एक छोटा सा घर खरीद लिया और वहीं से मेरा एडमिशन करा दिया। आज मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। जिंदगी में एक ऐसा ठहराव सा आ गया है। जिंदगी में जो 1 साल का कड़वा एक्सपीरियंस था, उस पर मुझे कुछ सीख मिला। इन दिन कुछ सालों गुजरे, लड़कों ने मुझसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन मैंने किसी की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि प्यार मोहब्बत से जैसा शब्दों से मेरा विश्वास उठ चुका था, लगता नहीं है कि किसी पर विश्वास कर पाऊंगी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी। मेरी माँ को मेरी चिंता लगी रहती, मुझसे जिद करती रहती कि मैं शादी कर लूँ। मुझे अब शादी की कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस मैं अभी एक ही सपना है कि पढ़ लिख कर मैं एक अच्छी डॉक्टर बन जाऊं और खुद को अपने पैरों पर खड़ा होकर मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहती हूं। जब तक सचिन का दिया हुआ जख्म मेरे दिल से नहीं मिट जाता। दोस्तों, मेरे लिए दुआ करो, जल्दी से सचिन को जख्म मैं भूल जाऊं और अच्छे लड़के से शादी करके मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना स्टोरी कैसी लगी और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और मैं आपको मिलती हूँ एक नई स्टोरी में। धन्यवाद, बाय बाय।